आज हम देखेंगे चैप्टर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, लाइन टू लाइन. ओके, when you look around you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimated thing does not have which a living organism have. हमने नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों देखी है, तो ऐसा तो क्या है लिविंग थिंग में जो उसको लिविंग बनाती है. द आंसर टू दिस is presence of basic unit of life, the cell in all living organism. So जिसमें cell present होगा उसको हम क्या बोलेंगे, living organism. All living organisms are composed of cell. Some composed of single cell are called as unicellular organism. जो एक सेल से बने हुए उसको हम क्या बोलेंगे, unicellular organism. While others like us composed of many cells are called as multicellular organism. Clear? हम कैसे हैं, multicellular organism. अब हम देखेंगे what is cell. So unicellular organism are capable of, अब एक सिंगल सेल है, so सिंगल सेल भी एक अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में, यानी वो खुद ही जी सकता है. ओके, तो unicellular organism are capable of independent existence and performing the essential function of life. इसमें क्या क्या आ सकता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब क्या एक सिंगल सेल से हो रहा है. ओके, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर ए इंडिपेंडेंट लिविंग. Hence, cell is a fundamental structural and functional unit of all living organism. इसलिए हम क्या बोलते हैं, cell is fundamental structural and functional unit of all organism. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a cell. पहले देखा और डिस्क्राइब किसने किया था, सो एंटन वॉन ने. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, सो रॉबर्ट ब्राउन. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया फिर हम सेल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर है हम वो भी डिटेल्स में देखने लग गए. ओके, आज हम चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. अब हम देखेंगे सेल थियरी. इन 1838 मैथियास स्केल्डिंग, अ जर्मन बोटनिस्ट, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट. अब हमने देखा है कि सेल में ना के क्या बनाते हैं, टिश्यू. सो ये बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व किए और उन्होंने देखा कि सारे प्लांट्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए होते हैं और वो कुछ सेल मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यूज. एट दैट टाइम थियोडोर श्वान, अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, अ थिन आउटर लेयर. अभी हम डिटेल में देखेंगे एनिमल सेल, तब भी हम ये देखेंगे. ओके, सो क्या प्रेजेंट होता है, अ थिन आउटर लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ही ऑल्सो कंक्लूडेड based on studied on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of a plant cell. So प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर क्या है, सो उनमें क्या होता है, सेल वॉल, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. ऑन बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल. सो स्वान ने कैसी हाइपोथेसिस दी कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किससे कंपोज्ड है, सेल से, एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल. स्केल्टन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थियरी. सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेल थियरी किसने फॉर्मुलेट की. ओके, दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म. सो इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यू सेल्स हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं.
So Rodolphe Virchow first explained that cell divides and new cells are formed from pre-existing cells. क्लियर. सो न्यू सेल्स कैसे बनते हैं? विर्चो ने क्या बताया कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं कि जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उनमें से ही डिवाइड होके क्या बनेंगे? न्यू सेल्स. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. ओके, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केल्डिंग एंड स्वान टू गिव द सेल थियरी अ फाइनल शेप. सो फाइनल शेप किसने दिया? विर्चो ने. ओके, सेल थियरी एज अंडरस्टूड टुडे इज all living organisms are composed of cell and product of cells. All cells arise from pre-existing cell. So ये क्या है? फाइनल सेल थियरी. और फाइनल शेप किसने दिया? तो वर्च्यू ने. क्लियर. अब हम देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल. You have earlier observed cell in an onion peel and or human chick cells under microscope. हमने लोअर क्लासेस में ये देख लिया है. Let us recollect their structure. The onion cell, which is typically plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it cell membrane. So cell wall कैसे? सबसे ऊपर क्या है? cell wall. और उससे अंदर क्या है? cell membrane. The cells of human chick have an outer membrane as the delimiting structure of a cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure is called nucleus. अंदर क्या होता है? Nucleus. This nucleus contain the chromosome which in turn contain the genetic material DNA. ये समझो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ऐसे क्रोमोसोम बने होते. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? DNA, genetic material DNA. Okay, cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic. So eukaryotic organism मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियर. whereas cell lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. Okay, in both prokaryotic and eukaryotic cell a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. बोथ किसमें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होता है? अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. वेरियस रिएक्शंस अकर इन इट कीप द सेल इन द लिविंग स्टेज. कौन? साइटोप्लाज्म. Beside the nucleus, the eukaryotic cell have the other membrane bound distinct structure called organelle. और क्या 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 होता है यूकैरियोटिक सेल्स में? ऑर्गेनल्स. तो कौन से ऑर्गेनल्स हो सकते हैं? ओके, फर्स्ट है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल. द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक. ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो दोनों में होता है? सो राइबोसोम. ओके, विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, देखेंगे हम ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटेल में. ओके, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम. ओके, विच हेल्प इन द सेल डिवीजन. ये हम सेल डिवीजन चैप्टर में हम डिटेल में भी देखेंगे सेंट्रोसोम क्या होता है. बट एनिमल सेल के अंदर कौन सा एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम. Cell differ greatly in size, shape and activity. For example, mycoplasm, the smallest cells are only 0.3 μm. Okay, so smallest कितना है? 0.3 μm in length. क्या है वो? Mycoplasm. While bacteria could be 3 to 5 mm. The largest isolated single cell is egg of an ostrich. Okay, largest single cell कौन सा है? Egg of an ostrich. Among multicellular organism, human red blood cells are about 7.0 μm in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells are also vary greatly in their shape.
They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular. The shape of the cell can vary with the function they perform. Okay. अब फर्स्ट हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. The prokaryotic cell are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasm, and PPLO, क्या है, pleuropneumonia-like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cell. Okay, ये कैसे होते हैं? साइज में स्मॉलर but multiply more rapidly than eukaryotic cell. They may vary greatly in their shape and size. The four basic shapes of bacteria are Bacillus, Coccus, Vibrio and Spirillum. ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में देख लिया है. ओके. The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryote exhibit a wide variety of shapes and function. Okay. Organization कैसा होता है? Similar. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasm. सबके पास क्या होता है? सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. पहले अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल. एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. हमने ऑलरेडी देख लिया. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक. द जेनेटिक मटीरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो इनका जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है? नेकेड, कोई इस पर एनवलप नहीं होता. इन एडिशन टू जीनोम डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव्स स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. तो जो बाहर होते हैं स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, हम उनको क्या बोलेंगे? दिस स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स. ये तो प्लाज्मिड क्या होता है? स्मॉलर सर्कुलर डीएनए. ओके, आउटसाइड. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistant to antibiotics. ये क्या होता है? जो प्लाज्मिड होता है यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करती है. सो ये क्या होता है? यूजुअली जो हम एंटीबायोटिक्स देखते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, इससे रेसिस्टेंस हो जाते हैं. ओके. इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. ये हम आगे देखेंगे डिटेल में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक. सो अभी हमने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट है. नो ऑर्गेनोल लाइक ones in the eukaryotic are found in the prokaryotic cell except for राइबोसोम. तो सिर्फ राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है, बाकी सारे ऑर्गेनोल इसमें एब्सेंट होते हैं. Prokaryotic have something unique in the form of inclusion. A specialized differentiate form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. Okay, they are essential in folding of cell membrane. Clear? क्या है? Mesosome. Cell envelope and its modification. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound 3-layer structure. अभी हम देखेंगे सेल एनवलप में 3-layer structure है, वो 3 layers से बना हुआ है. So the outermost is glycocalyx followed by cell wall and then plasma membrane. कैसे? 3 layer हुए. Okay. Although each layer of envelope perform distinct function, they together work as a single protective unit. So इनके function अलग अलग हो सकते हैं but they together act as a single protective unit. Okay. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in their cell envelope and the manner in which they respond to staining procedure. अब हमने 2 लार्ज ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग. यानी हम स्टेनिंग प्रोसीजर, हम स्टेन करेंगे दोनों बैक्टीरिया को. जो बैक्टीरिया स्टेन हो गए, डाई से स्टेन हो गए, उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन नहीं हो पा रहा है उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव. ग्राम क्यों? बिकॉज साइंटिस्ट का नेम ग्राम था. ओके. Those that take up gram stain are called as gram positive and others
that do not are called as gram negative bacteria. So बैक्टीरिया के दो ग्रुप हो गए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ओके, on basis of their staining response. Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. So glycocalyx हमने कैलेक्स देखा हमने कैसे आउटर मोस्ट पार्ट था एनवलप का, तो ये सब बैक्टीरियाज में डिफरेंट हो सकता है. इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड एज स्लाइम लेयर इन सम. तो किसी में ये लूज शीथ की तरह हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर. while in others it may be thick tough, और जिनमें thick और tough हो ये उसको हम बोलेंगे कैप्सूल. क्लियर, गाइकोकैलिक्स सब में अलग अलग हो सकता है. The cell wall determines the shape of the cell, provides a structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. अब सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल क्या हेल्प करता है, सो उस बैक्टीरिया को बर्स्ट नहीं होने देता, और जैसे शेप की सेल वॉल होगी वो जैसे शेप की सेल वॉल होगी वही स्ट्रक्चर कैसा सेल का हो जाएगा. ओके, सो प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. द प्लाज्मा मेंबर इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड. अब प्लाज्मा मेंबर क्या होता है, जो उनको सेल के अंदर आने देना है वो आने देती है, और जो एक्सक्रीट करना है वो एक्सक्रीट करने देती है. सो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट, और ये यूकैरियोट में भी होती है. ओके, अभी हमने ऊपर देखा स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मेसोसोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. सो मेसोसोम कैसे बनती है, बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ये याद रखना है. दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लेमिनी. क्लियर, they help in the cell wall formation, DNA replication and distribution to the daughter cells. They also help in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. Okay, in some prokaryotic like cyanobacteria there are other membranous extension in the cytoplasm called as chromatophores विच कंटेन पिगमेंट्स. सो हमको याद रखना है कि इसमें साइनोबैक्टीरिया में अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन मिल सकते हैं साइटोप्लाज्म में, क्या, क्रोमाटोफोर्स. ये सब क्या थे, एक्सटेंशन थे, और इसके हमने देख लिया ये क्या क्या हेल्प करते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, हेल्प इन रेस्पिरेशन सीक्रीशन, और टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. ये क्या देखा हमने, एक्सटेंशन के फंक्शन. Bacterial cell may be motile or non-motile. If motile, they have thin filamentous extension from their cell wall called as flagella. हमने पहले भी बात की है सर. फ्लैजिला क्या हेल्प करती है, फॉर मोटिलिटी, यानी समझो टेल है उनके पास, फ्लैजिला समझो टेल है तो वो चल फिर सकते हैं. ओके, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ अ flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts: filament, hook and basal body. The filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside. ये किसकी बात हो रही है, फ्लैजिलम यानी फ्लैजिला की बात हो रही है. तो उसमें 3 पार्ट्स हो सकते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. उसमें से फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है. क्लियर. Beside flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play an important role in motility. Okay, इनके पास और भी surface structure है जैसे pili and fimbriae, but ये help नहीं करती जितना flagella help करती है, किसमें, motility में. The pili are elongated tubular structure made up of special protein. Okay, the fimbriae are small crystal-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to the rocks in the streams and also to the host cell. फिम्ब्री किसी में क्या हेल्प करती है, अटैचमेंट में, किस पे, रॉक्स में, या तो होस्ट टिश्यू यानी जैसे बैक्टीरिया जिसमें डिसीज कराता है, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में डिसीज करा है तो हम क्या हुए, होस्ट, उसके होस्ट. ओके, अब हम देखेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन
bodies. In prokaryote, ribosome are associated with plasma membrane of cell. So हमने अभी ये देखा था सिर्फ राइबोसोम ही ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं. They are about 15 nm यानी नैनोमीटर by 20 nanometer in size and made up of two subunit, okay, 50s and 30s unit, which when present together form 70s. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to single mRNA and form chain called as polyribosome or polysome. अब सिंगल mRNA पे मैनी राइबोसोम अटैच होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोली राइबोसोम. ओके, द राइबोसोम ऑफ पोलीसम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स. ये हम पूरी साइकिल देखने वाले हैं आगे, कैसे RNA बनता है, DNA बनता है. ओके, फिर उसमें से कैसे प्रोटीन बनता है. तो आपको ये वाली लाइन तब क्लियर हो जाएगी. ओके, अब हम देखेंगे इंक्लूजन बॉडीज. रिजर्व मटीरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी. सो रिजर्व मटीरियल प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे स्टोर होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी. दिस आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म. एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशिन granules and glycogen granules. Gas vacuoles are found in the blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. Okay, clear? Inclusion body क्या है? So reserve material in cytoplasm. So अब हम देखेंगे eukaryotic cell. The eukaryotic cell include protists, plant, animal and fungi. हमने already देख लिया था. Prokaryote में क्या था, मोनेरा. In eukaryotic cell, there is an extensive compartment of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. हमने देखा था eukaryotic cell में क्या present है, organelles. Eukaryotic cell possess an organized nucleus with a nuclear envelope. हमने देखा था prokaryote में nucleus absent था और envelope absent था. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal स्ट्रक्चर. ये सारे स्ट्रक्चर अभी हम डिटेल में देखेंगे. ओके, देयर जेनेटिक मटीरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. प्लांट एंड एनिमल्स सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मल प्रोसेस सेल वॉल. यानी फॉर्मल यानी कौन से, प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल. प्लास्टिड एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. ये सब क्या एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में. ऑन द अदर हैंड एनिमल हैव सेंट्रो, हमें अभी हमने देखा सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स. ओके, अब हम सब सारे सेल ऑर्गेनल्स को वन बाय वन डिटेल में देखें. सो अब फर्स्ट हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन. द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s. डिटेल स्ट्रक्चर हम कब देख पाए थे, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, मीनवाइल केमिकल स्टडीड ऑन द सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली human red blood cell, enable the scientists to deduce the possible structure of प्लाज्मा मेम्ब्रेन. केमिकल स्टडीज़ होती रही थी किस पे, रेड ब्लड सेल्स पे. तो साइंटिस्ट को पॉसिबल स्ट्रक्चर जानना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. दिस स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पहले की बात हो रही है. ओके, द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स. सो मेजर लिपिड्स कौन से थे, फॉस्फोलिपिड, दैट आर अरेंज इन बायलेयर. ऑल्सो द lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. So ये होता है outer side, ये होता है ऐसे inner side. तो ये कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक, यानी जो वाटर को अट्रैक्ट करती है. ओके, दिस एंश्योर दैट द नॉन पोलर tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous एनवायरमेंट. सो ये क्या इंश्योर करती है, सो ये टेल एक्वास एनवायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे. ओके,
बिकॉज ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक. In addition to phospholipid membrane also contain cholesterol. Later chemical investigation revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. The ratio of protein and lipid varies considerably in the different cell type. So ratio of protein और lipid का different cell में vary करता है. In human beings the membrane of the erythrocyte यानी क्या, रेड ब्लड सेल, ओके, अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड. डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द एक्सट्रैक्शन मेंबर प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज द इंट्रीगल एंड पेरिफेरल. सो पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस. पेरिफेरल कहाँ पे होता है, सरफेस पे, नाम से ही पता चलता है. और इंट्रीगल यानी जो विद इन द सेल मेम्ब्रेन में हो. हम ये डायग्राम में पेरिफेरल प्रोटीन तो देख सकते हैं. सो ये क्या है, पेरिफेरल. सो ये कहाँ है, यूजुअली सरफेस पे, और ये है इंट्रीगल प्रोटीन. ये कैसा है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर. क्लियर. फॉस्फोलिपिड की हम बायलेयर देख सकते हैं. क्लियर. An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model. Fluid यानी फ्लूइड तो सबको पता होगा. मोसैक यानी कैसे, इरेगुलर शेप था. सेल मेम्ब्रेन का शेप कैसा है, इरेगुलर. जैसे एक वॉल होती है तो हमने कोई भी ब्रिक कैसे भी जहाँ पे फिट होती है वैसे लगा दी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोसैक टाइप. ओके. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enable lateral movement of proteins within the overall bilayer. So, lipid का कैसा nature है, fluid nature. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. So, fluidity क्या है, तो ability to move within the membrane. Within the membrane वो कितना move करते हैं. Clear? The fluid nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division. So, fluid nature किसके लिए important है, और functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis और cell division के लिए क्या important है, fluid nature of bilayer. One of the most important function of plasma membrane is transport of the molecule across it. Clear? The membrane is selectively permeable to some molecule present on the either side of it. अभी हमने देखा ये selectively permeable यानी सबको अंदर आने सबको बाहर जाने नहीं देती. Many molecules can briefly across the membrane without any. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this called as passive transport. Without energy बाहर आ जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, passive transport. Okay. Neutral salt may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher to lower. Water may also move across the membrane from हायर टू लोअर. सो पैसिव में क्या होगा, यूजुअली हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे इजीली मूव कर पाएगा. तो कौन कौन, न्यूट्रल सॉल्यूट्स और वाटर. मूवमेंट वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द. अब इसमें क्या होगा, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो नॉन पोलर लिपिड बायलेयर से नहीं पास हो पाएंगे. हमने देखा था कि लेयर में नॉन पोलर भी होगा पोलर भी होगा. ठीक है. सो जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो नॉन पोलर में से पास नहीं कर पाएंगे. सो दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन. उनको ऐसा प्रोटीन चाहिए जो उनको ऐसे कवर करके वहाँ से पास करा सके. ओके. A few ions or molecule are transported across the member, again their concentration gradient from lower to higher concentration. अब हमने देखा था higher to lower होगा वो किसमें, पैसिव में होगा, और जिसमें lower to higher होगा हम उसको बोलेंगे active transport. Such transport is an energy dependent process in which the ATP is utilized. So
लोअर से हायर जा रहा है तो उसमें एनर्जी, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते तो हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हम उतरते तो हमको इतनी नहीं होती, तो हमको ऐसे याद रखना है। ओके, सो वो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम देखेंगे सेल वॉल। ओके, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म द एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। अभी हमने देखा था सेल वॉल तो एनिमल में एब्सेंट होती है, तो आउटर कवरिंग किसकी बना रही है, ये फंगाई एंड प्लांट्स की। ओके, सेल वॉल नॉट ओनली गिव द shape to the cell but protect the cell from mechanical damage and infection. It also help in the cell to cell interaction and provides barrier to the undesirable macromolecules. क्लियर, वो सिर्फ शेप नहीं देती है, वो मैकेनिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। ओके, अलगे हैज सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हमने ऑलरेडी ये सब देख लिया है, galactans, mannans and mineral like calcium carbonate, while in the other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and protein. The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell mature and the secondary wall formed on the inner side of the cell. Okay, primary wall क्या, capable of ग्रोथ, प्राइमरी वॉल किस में होगी, यंग प्लांट में होगी। ओके, विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर, जैसे ही सेल बड़ा होता जाएगा वैसे ही वो डिमिनिश होती जाएगी। ओके, एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ सेल। फिर क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा तब सेकेंडरी वॉल फॉर्म होगी इनर साइड पे। क्लियर, द मिडल लेमिला इज द लेयर मेनली ऑफ calcium pectate which holds or glue the different neighboring cells together. Okay, the cell wall and the middle lamella made transferred by plasmodesmat which connect the cytoplasm of the neighboring cell. अब हम देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, well each of membranous organ is distinct in terms of its structure and function. Many of these are considered together as endomembrane system. Okay, अभी हम देखेंगे endomembrane system में क्या क्या include है। Okay, because their function and functions are coordinated. अब इनका structure और function बहुत डिफरेंट है, बट ये एक ही सिस्टम का पार्ट क्यों है, जो जो अभी हम देखने वाले सारे ऑर्गन्स एक ही सिस्टम का पार्ट इसलिए बिकॉज इनके फंक्शन इंटरडिपेंडेंट यानी कोऑर्डिनेटेड है। ओके, The endomembrane system include endoplasmic reticulum. So first क्या include है इसमें, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. ये किसका पार्ट है, endomembrane system का। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above component, these are not considered as a part of endomembranous system. So endomembrane system में कौन कौन आएगा, ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिक्यूलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। सो हम जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल के अंदर देखा तो हमको क्या देखा, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द, मतलब इधर उधर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, उसको हमने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हेंस ER डिवाइड्स द इंट्रासेल्यूलर स्पेस। अब जो क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलर, वो ना सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट बना देता है। फर्स्ट कौन सा, ल्यूमिनल यानी इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंड सेकंड है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होगा। ओके, द ER ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। ओके, ER के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम। क्लियर, द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब रफ क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके ऊपर है ऐसे डॉट 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 किए हुए राइबोसोम्स।
In the absence of ribosome, they appear smooth and are called as smooth endoplasmic reticulum. हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे इनकी लेयर बाहर से कैसी है, एकदम स्मूथ दिख रही है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम. इसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ओके. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज ऑफन observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. So RE क्या काम करवाता है ज़्यादातर, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन. दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. क्लियर. RE का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन में. द स्मूथ ER is the major site of synthesis of lipid. Clear. स्मूथ में क्या होगा, लिपिड. ओके. In animal cells, lipid-like steroidal hormone are synthesized in the SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एनिमल सेल्स में क्या होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं. ओके. वो किस में सिंथेसाइज होंगे, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सो अब हम देखेंगे गोल्गी एपरेटस. Camilo Golgi first observed densely stained reticular structure near the nucleus. So Golgi bodies हमको कहाँ मिलेंगी यूजुअली, near the nucleus and near the endoplasmic reticulum. This were later named Golgi bodies after him. Okay, साइंटिस्ट का नाम Golgi था इसलिए Golgi bodies. Okay, they consist of many flat disc shaped sacs or cistern of 0.5 nm to 1 nm डायमीटर. हम अब सिस्टन किसको बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सब अलग अलग करते हैं, किस्टन, सिस्टन. ओके, सिस्टनी. ओके, ये ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टन. दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर. ऑफ कोर्स ये पैरेलल टू ईच अदर दिख रहा है. वेराइड नंबर ऑफ सिस्टन आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. द गोल्गी सिस्टन आर कॉन्क्रीटली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स. ये एंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिज. और ये एंड है, उसको बोलेंगे हम ट्रांस. यहाँ पे क्या होगा, ER. ओके. उसके बाजू में कौन सा फेस होगा, तो सिज. ओके. यहाँ ये क्या है, ट्रांस. और यहाँ क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन. क्लियर. The cis and trans phase of the organelle are entirely different but are interconnected. Cis और trans phase entirely different है but वो क्या है, interconnected. The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material. So main function क्या है Golgi apparatus का, तो packaging. अब हमने देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था. ओके. सो यहाँ से यहाँ पे प्रोटीन बन गया, फिर किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे गोल्गी. यानी इंटरकनेक्टेड ही होते हैं. ओके. गोल्गी बॉडी. तो ये क्या करेगा, उसको मॉडिफाई करके पैकिंग करेगा. ओके. अब हम देख लेते हैं. टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल. मटीरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER फ्यूज विद cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remain in the close association with endoplasmic reticulum. क्यों? Because वहाँ पे प्रोटीन बनेगा, फिर कहाँ जाएगा पैकिंग के लिए, Golgi apparatus में. सो ये हमेशा क्लोज रिलेशनशिप में यानी आजू बाजू रहेंगे. ओके. A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cistern of the Golgi apparatus before they release from its trans phase. हमने देखा था trans phase का है. ओके. Golgi apparatus is important site of formation of glycoprotein and glycolipids. Clear? अब हम देखेंगे lysosomes. So lysosomes क्या होते हैं? These are membrane bound vesicular structure formed by प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द Golgi apparatus. सो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है. किससे बनते हैं, सो प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द Golgi apparatus. हमने अभी अभी देखा, जो बना हम उसको क्या बोल रहे हैं, लाइजोसोम. द आइसोलेटेड लाइजोसोम वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ओके. सो लाइजोसोम वेसिकल्स में ऑलमोस्ट सारे टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं. कौन से हाइड्रोलेस, लाइपेज, प्रोटीएस, कार्बो
hydrates, optically active at the acidic pH. This enzyme are capable of digesting carbohydrates. So carbohydrates क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा. प्रोटीन्स क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा. लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा. क्लियर. अब हम देखेंगे वैक्यूल्स. सो वैक्यूल्स क्या होते हैं. The vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm. So what is vacuoles? The vacuole is membrane bound. ये सारे स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनल्स देख के एक बार हम पूरा सेल ओवरऑल देख लेंगे तो हमको सारे स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाएंगे. ओके. इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल. सो इसमें क्या होता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट and other material which are not useful for the cell. The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. So जो vacuole को बाउंड करती है वो मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट. ओके. इन प्लांट सेल द vacuole कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. ओके. प्लांट सेल में ऑक्यूपाई कर सकता है vacuole कितना परसेंटेज, 90% ऑफ वॉल्यूम. ओके. In plants, the tonoplast facilitate the transport of a number of ion and other material against the concentration. हमने देखा था against the concentration यानी क्या होता है, lower to higher. Okay, into vacuoles. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm. In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. So, protists में क्या बनता है, food vacuoles formed by engulfing the food particles. So, अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. हमने सुना है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल. अब समझेंगे क्यों ऐसा बोलते. ओके. माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. अब जब तक वो स्टेन नहीं होंगे तब तक वो इजीली विजिबल माइक्रोस्कोप में भी नहीं होते. ओके. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल के कितने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप ऑल्सो कंसिडर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व. सो शेप और साइज भी वेरिएबल है. टिपिकली इट इज सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 μm. Okay, and length is 1 to 4.1 μm. Okay, each mitochondria is a double membrane bound structure with an outer membrane and the inner membrane dividing distinctly into two aqueous compartment. हम देख सकते हैं यहाँ पे. सो इसमें आउटर मेम्ब्रेन क्लियर दिख रही है एंड इनर मेम्ब्रेन भी क्लियरली दिख रही है. ओके. सो द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट. द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड एज मैट्रिक्स. हम अभी ये फिगर में देख लेते हैं. सो दिख रहा है सबको मैट्रिक्स. ये क्या है, मैट्रिक्स. कहाँ है ये, इनर कंपार्टमेंट में. क्लियर. The inner membrane forms a number of infolding called crista. Okay, towards the matrix. वो भी देखते हैं अभी हम. The crista increase the surface area. The two membranes have their own specific enzyme associated with mitochondrial function. दोनों outer और inner के पास कैसे कैसे अपने अपने अलग अलग enzymes है. माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन में हम एरोबिक और एनारोबिक समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके. दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. हैंस दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों बोलते हैं पावर हाउस, बिकॉज वो ATP जनरेट करते हैं. ओके. ATP क्या होता है, इसे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. ओके. द मैट्रिक्स also possess single cellular DNA molecule, a few RNA molecule, ribosomes and component required for synthesis of protein. Clear? The mitochondria divide by fission. So mitochondria कैसा है, सेल अपने पे डिपेंडेंट है. उसको न्यूक्लियस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है डिवीज़न के लिए भी. ओके. क्लियर.
सो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर। एक बार हम डायग्राम देख देते हैं। सो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स और ये जो फॉर्म कर रहे हैं वो क्रिस्टा। क्लियर। अब हम देखेंगे प्लास्टिड। सो प्लास्टिड आर फाउंड इन द प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। तो प्लास्टिड क्या है, दे आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। तो प्लास्टिड क्या होता है, उनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं। सो पिगमेंट्स क्या होता है, तो कलरिंग कंपाउंड यानी जो कलर देते हैं किसी चीज़ को। दस दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। सो उनकी वजह से क्या मिलता है, एक कोई चीज़ को कलर, प्लांट को कलर मिलेगा स्पेसिफिक। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स कैन बी डिवाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट, ओके, एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑफकोर्स नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल। इनका फंक्शन क्या है, फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इन क्रोमोप्लास्ट फैट soluble carotenoid pigment like keratin, xanthophyll and other are present. क्रोमोप्लास्ट में क्या है, फैट soluble carotenoid। क्लियर। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। अब आएगा ल्यूकोप्लास्ट। सो नाम से जैसे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, WBC, सो वो कैसे होते हैं, colorless. Okay, the leucoplasts are colorless plastids of varied shape and size with stored nutrients. Okay, अब माइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, सो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। एग्जाम्पल क्या है उसका, पोटैटो। इलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, ऑयल एंड फैट्स, वेयर एज द एरिलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। क्लियर। कार्ब्स किस में स्टोर होगा, प्रोटीन किस में और फैट किस में। Majority of chloroplasts of green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. Okay, these of course chlorophyll कौन सा कलर देता है, green color. These are lens-shaped oval, spherical, discoid or even ribbon-like organelle having variable length. Okay, ये कौन से shape के हो सकते हैं, so oval, spherical, discoid, ribbon-like. Okay. Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas. और ग्रीन एल्गा में कितने हो सकते हैं, 20 to 40 per cell in the mesophyll. ओके, इसके नंबर वेराई करते हैं। क्लामाइडोमोनास में कितने होते हैं, 1 per cell, और ग्रीन एल्गा में कितने, 2 to 40. Like mitochondria, the chloroplast also डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब कैसे, उनकी डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर। Of the two, inner chloroplast membrane is relatively less permeable, यानी किसी को आने जाने ज़्यादा नहीं देगी। The space limited by the inner membrane of chloroplast is called as stroma. हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम में ये क्या है, तो दिख रहा है स्पेस, वो क्या है, stroma. A number of organized flattened membranous sac are called thylakoids are present in the stroma. अभी हम ये डायग्राम में देख लेते हैं। सबको यहाँ पे दिख रहा है थैलाकॉइड। ओके, ये क्या है, सैक लाइक। किसमें प्रेजेंट था, स्ट्रोमा में। ओके, थैलाकॉइड्स आर अरेंज इन द स्टैक लाइक पाइल ऑफ कॉइन कॉल्ड एज ग्रेना। अगर वो पाइल ऑफ कॉइन के जैसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हुए होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रेना। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में, सो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम सैक लाइक। और अभी एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से कैसे कनेक्टेड है, बाय स्ट्रोमा लैमेला। क्लियर। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड एज ल्यूमन। इनके अंदर जो स्पेस होगी हम उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमन। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सो स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होगा, एंजाइम। वो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इट कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA molecule एंड राइबोसोम्स।
क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड्स. सो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे? थैलेकॉइड के अंदर. द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, यानी 70s होंगे. ओके, देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, उसमें कैसा था? 80s. अभी हम आगे देखेंगे भी. ओके, सो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे. हमारे क्या होता है? राइबोसोम. बार बार हम सुन रहे हैं. ओके, राइबोसोम आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ dense particle by George Palade. They are composed of ribonucleic acid. उसको क्या बोलते हैं आप? RNA. उनके अंदर क्या होता है? RNA and protein not surrounded by any membrane. Clear? उनके अंदर क्या होता है? RNA. ये बहुत important है. The eukaryotic ribosome are 70s. Oh sorry, 80s. Prokaryote कैसे थे? 70s. Clear? Each ribosome has two subunits, larger and smaller subunit. The subunit of 80s ribosome are 60 plus 40. 60 और 40 क्या होगा? बने टोटल होंगे 80. ओके, while 70, 50 एंड 70 में कौन से दो होंगे? एक लार्जर और एक स्मॉलर. 50 और 30. Here S stand for sedimentation coefficient. ये भी हम डिटेल में देखेंगे आगे. It is indirectly a measure of density and size. ये क्या है? डेंसिटी और साइज को मेजर करते हैं. बोथ 70 एंड 80 राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सबयूनिट. हमने देख लिए कैसे? 60-40 किस में? 80 वाले में. और 50-30 किस में? 70 वाले में. क्लियर? अब हम देखेंगे साइटोस्केलेटन. एन एलोबरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंट एंड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ microtubules, microfilament, intermediate filament present in the cytoplasm, collectively referred as cytoskeleton. The cytoskeleton in a cells are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. So cytoskeleton क्या help करता है? So mechanical support provide करेगा, motility provide करेगा और maintain करेगा किसको? शेप को. सो अब हम देखेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटवर्ड ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन से जो बाहर से थोड़ी ग्रोथ निकलेगी हेयर लाइक, उसको हम क्या बोलेंगे? सीलिया या तो फ्लैजिला. सीलिया कैसे होता है? जैसे ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे 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 करके ये सीलिया हुई. ओके, फ्लैजिला कैसी होगी? सो समझो ये बैक्टीरिया ऐसे एक टेल टाइप निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लैजिला. ये क्या हेल्प करेगी? मोटिलिटी में. ओके, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और ऑन द सराउंडिंग फ्लूइड. जैसे अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऐसे 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 सीलिया प्रेजेंट होती है, वो क्या करेगी? पासिंग ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करेंगी, यानी मूवमेंट ऑफ either the cell or surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and are responsible for cell movement. वो यानी ये क्या हेल्प करेगी ऐसे? फॉर सेल मूवमेंट. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. प्रोकैरियोटिक में भी होती है फ्लैजिला, हमने देखी है, बट वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है किससे? यूकैरियोट फ्लैजिला से. क्लियर? The electron microscope study of a cilium or flagellum show that they are covered with plasma membrane. Their core is called as axonium. Okay, possess a number of microtubules running parallel to long axis. The axonium usually has 9 doublets. अब हम देखेंगे doublets यानी 2 एक साथ. ओके, 9 doublets. अब हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, डबलेट्स दिख रहे हैं सबको. ओके, ये कितने हैं? सो 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 9 डबलेट्स बोलेंगे हम इसको. Such an arrangement of axonal microtubule is referred to as 9+2 array. Clear? इस arrangement को क्या बोलेंगे हम? 9+2 array. The central tubules are connected by bridges is also enclosed by a central sheath. ये भी हम अभी डायग्राम में देख लेते हैं. So central tubule are connected by bridges and also enclosed by a central sheath which is connected to one of tubules of each peripheral doublet by a radical spoke. हम देख लेते हैं डायग्राम में. सो ये देख सकते हैं रेडिकल स्पोक,
और क्या था, एक सेंट्रल शीथ। Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral tablet are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagella emerge from centriole-like structure called the basal body. So ये समझो ऐसे basal body होती है, वहाँ से ऐसे अराइज होता है ये सब जो ये सीलिया से। ओके, centrosome and centriole. So centrosome is a organelle usually containing two cylindrical structure called centrioles. So centrosome में क्या होता है, two cylindrical structure called as centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. Both the centriole in the centriole lie perpendicular to each other. अभी हम देखेंगे, in which each has an organization like cartwheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. ये याद रखना है, किससे, tubulin protein. Each of the peripheral fibril is triplet. अभी हमने क्या देखा, doublet. ये यहाँ पे क्या होता है, triplet. Clear? The adjacent triplet are also linked. जैसे उसमें दोनों doublet linked थे, यहाँ पे भी triplet कैसे होते हैं, linked होते हैं. The central part of the proximal region of centriole is also proteinous, called the hub. Central part of proximal region कैसा होता है, proteinous. उसको क्या बोलते हैं हम, hub. Okay, which is connected with tubule of the peripheral triplet, और triplet से connected होता है by radial spokes made up of protein. The centriole form the basal body of cilia और flagella. अभी हमने देखा यहाँ पे होता है centriole, फिर यहाँ से क्या निकलता है, ऐसे cilia है flagella. Okay, and the spindle fibers that give rise to spindle apparatus during the cell division in animal cell. ये हम डिटेल में देखेंगे, किसमें, सेल डिवीजन में. अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन. हमने ये फर्स्ट स्टार्टिंग में ही देखा था चैप्टर में, इन 1831. The latter material of the nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin. अब हम मटीरियल देखेंगे. पहले क्या हुआ, लेटर द मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई, उसको हमने क्या बोला, क्रोमाटिन. द इंटरफेस न्यूक्लियस. सो इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है, यानी जब डिवीज़न नहीं हो रहा, हम सारे फेस देखेंगे, इंटरफेस मेटाफेस हम सारे फेस सेल डिवीज़न में देखेंगे. यहाँ पे आप समझने के लिए याद रखो, इंटरफेस न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, अब डिवीज़न नहीं हो रहा. हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमाटिन. क्या होता है उसके अंदर, क्रोमाटिन. न्यूक्लियर मटीरियल एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियर. Electron microscope has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between, called as perinuclear space. So, nuclear envelope में टू क्या होती है, पैरेलल मेम्ब्रेन्स, और उनके अंदर स्पेस होती है, हम उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस. फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म. जैसे ये सेल का न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और सेल के बीच में एक स्पेस क्रिएट करेंगी. ओके, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर हमने ऑलरेडी ये देखा है, एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट. उसको क्या बोलेंगे हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स. अब क्या होगा, जैसे ये न्यूक्लियर एनवलप है, कहीं कहीं यहाँ पे कैसा होगा, ऐसे पोर्स बने हुए होंगे, ऐसे पोर्स बने हुए होंगे. ओके, विच आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन. दिस न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. अब ये है, अब यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पोर्स बने हुए हैं. सो पोर्स क्या हेल्प करेंगी, मटेरियल को न्यूक्लियस से बाहर जाने में और अंदर जाने में हेल्प करेगी. क्लियर.
Normally there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are frequently observed. Can you recollect names of organisms that have more than one nucleus per cell? ये आपको ढूंढना है कि मोर देन वन न्यूक्लियस कौन से सेल में प्रेजेंट होता भी है कि नहीं होता. ओके. सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस. सो ऐसे कौन से सेल है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता? सो इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल. ओके. ऑफ मैनी मैमल्स यानी ह्यूमन बीइंग के मैमल में ले लो तो रेड ब्लड सेल कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड. क्लियर. सम एंड सीव ट्यूब सेल्स वेस्कुलर प्लांट्स. ओके. वुड यू कंसिडर दिस सेल्स एज ए लिविंग? तो आप इनको लिविंग मानोगे कि नहीं मानोगे? बिकॉज न्यूक्लियस एब्सेंट है. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमाटिन. देख लिया ये हमने. द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. It is site for active ribosomal DNA synthesis. Larger and more numerous nuclei are present in the cells actively carrying out the protein synthesis. You may recall that the interphase nucleus has a loose and distinct network of nucleoprotein called chromatin. अभी हमने chromatin की बात की. But during different stages of the cell division, cells स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस. सो डिफरेंट. हम अभी सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की जगह क्या है? क्रोमोसोम. क्रोमाटिन कंटेन. अब क्रोमाटिन में क्या क्या होता है? तो डीएनए होता है. सम बेसिक प्रोटीन होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन. और नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गए और आरएनए हो गए. सो क्रोमाटिन के अंदर क्या क्या है? डीएनए यानी वो जेनेटिक मटेरियल. सम बेसिक प्रोटीन हमको बोल रहे हैं हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो RNA. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosome. So कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं एंड 46 क्रोमोसोम. अलग पेयर कितने हो गए? 23. और सिंगल गिनेंगे तो कितने होंगे? 46. ओके. विल स्टडी द डिटेल ऑफ DNA पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. ये सब हम डिटेल पढ़ने ही वाले हैं आगे, बिकॉज यहाँ पे आपको हाफ टॉपिक क्लियर नहीं होंगे. ओके. एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड किटेनोकोर्स. दिख रहा है आपको? किटेनोकोर. ओके. सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमाटिड ऑफ अ क्रोमोसोम. Based on the position on the centromere, the chromosome can be classified into 4 types. अब हम 4 types के क्या देखेंगे? Chromosomes. Clear? The metacentric chromosome has a middle centromere forming 2 equal arms of chromosome. So metacentric में कैसा होता है? ये हम फर्स्ट देख पा रहे हैं. सेंटर में होता है सेंट्रोमर, तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया उन्होंने. ओके. सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? हैज़ ए स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल. मिडल से स्लाइटली अवे होंगे तो क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू शॉर्टर आर्म एंड द लॉन्गर आर्म. सो यहाँ पे दिख रहा है. सो क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू शॉर्टर आर्म एंड अ लॉन्गर आर्म. क्लियर. सब मेटासेंट्रिक. ओके. इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक द क्रोमोसोम centromere is situated close to its end, form extremely short and a very long. थर्ड आपको दिख रहा है. सो कहाँ पे हो? एंड के बहुत ही नियर है. और लास्ट में देख सकते हो एकदम एंड पे ही है. उसको हम क्या बोलेंगे? टेलोसेंट्रिक. सो आज का हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.